हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरुटेरिया चैनल पे। करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 के पीडीएफ वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यह हमारा अप्रैल माह का दूसरा पीडीएफ वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखा था। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है नियुक्ति। नियुक्ति में सबसे पहला है प्रवीण राव। प्रवीण राव हाल ही में क्या बने हैं? तो प्रवीण राव हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण राव। नेस्कॉम एक व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो 1988 में नेस्कॉम की स्थापना की गई थी, जिसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं प्रवीण राव। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद एक जाने माने शतरंज खिलाड़ी है और भारत के सबसे प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, जो WWF के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। WWF क्या है? तो वर्ल्ड वाइड फंड है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो 1961 में WWF की स्थापना की गई थी। यह एक जंगल संरक्षण, पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए इस संस्था की स्थापना 1961 में की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, WWF का जो लोगो है वह एक पांडा है। आगे बढ़ते हैं। संजय कोठारी। संजय कोठारी हाल ही में क्या बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हाल ही में संजय कोठारी को बनाया गया है। तो CVC क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसके प्रमुख हाल ही में संजय कोठारी बने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस माह में ज़्यादा नियुक्ति नहीं है, केवल 3 ही नियुक्तियाँ हैं। प्रवीण राव जो नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, विश्वनाथन आनंद जो WWF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वहीं संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख बने हैं। आगे बढ़ते हैं। निधन। निधन में सबसे पहले देवानंद कुंवर। बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कुंवर, जिसका हाल ही में अप्रैल माह में निधन हो गया है। अगला है हीरानंद चावला। हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत गायिका एवं पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इरफान खान को आप भली भांति जानते होंगे। एक बॉलीवुड अभिनेता है जो कि लाइफ ऑफ पाई हिंदी मीडियम जैसे कई फिल्मों के में अभिनय कर चुके हैं। तो ये इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। और ऋषि कपूर जी जो बॉलीवुड अभिनेता है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये चारों व्यक्ति राष्ट्रीय निधन से संबंधित है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय से हैं। लाइसेनिया करेज। लाइसेनिया करेज फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और मोहम्मद जिब्रील लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद जिब्रील जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहला न्यूज़ है पाकिस्तानी नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। यानी जहाज़ को तोड़ने वाले मिसाइल का परीक्षण किया है हाल ही में पाकिस्तान ने। कब किया है? तो 25 अप्रैल को उत्तरी अरब सागर में किया। तो पूछा जाएगा कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो उत्तरी अरब सागर में। अगला पॉइंट है ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का परीक्षण किया है? तो वह देश है ईरान। दोस्तों दोनों याद रखिएगा कि किस देश ने किया है सफल परीक्षण, तो वह है ईरान देश। और कौन सा उपग्रह है? तो वह है नूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। नासा का एक नया उपग्रह इनसाट, जिसका फुल फॉर्म है इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार। इस उपग्रह के माध्यम से
भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थानों की पहचान की जा सकेगी। तो हाल ही में नासा का जो उपग्रह चर्चा में रहा है वह है इनसार, जिसके माध्यम से भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थानों का पहचान किया जा सकेगा। यह उपग्रह नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2020 के शुरुआत में ही लॉन्च किया था। नासा का एक और मिशन है मिशन सनराइज। यह मिशन हाल ही में जिसका घोषणा नासा ने किया है, जिसके तहत जुलाई 2023 में इसे शुरू किया जाएगा। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले व्यक्तियों और अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफानों से बचाएगा। तो इस मिशन का क्या नाम है? तो सनराइज मिशन। तो हाल ही में नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है, जो जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं आर्थिक घटना चक्र। आर्थिक घटना चक्र में सबसे पहले म्यूचुअल फंडों से संबंधित एक योजना है, जिसका नाम है विशेष नकदी सुविधा योजना। यह आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत म्यूचुअल फंडों को 50,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। तो 50,000 करोड़ की राशि आरबीआई प्रदान करेगी म्यूचुअल फंडों को। तो म्यूचुअल फंडों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में आरबीआई ने 50,000 करोड़ की राशि की घोषणा की है। किस योजना के तहत? तो उसका नाम है विशेष नकदी सुविधा योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है। तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसके तहत ग्राहकों को उनके बचत खाते की राशि, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि कई जानकारियाँ उपलब्ध की जा सकेगी। साथ ही आईसीआईसीआई ने अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स पर वॉइस बैंकिंग सेवा भी शुरू कर दी है। तो आईसीआईसीआई बैंक हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आईएमएफ ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो आईएमएफ के द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, वो कितना है? तो वह है 1.9%। 1991 के उदारीकरण के बाद यह सबसे कम वृद्धि दर है जो कि आईएमएफ ने भारत के लिए लगाया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बैंकिंग सेक्टर को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो वह है 6 महीने के लिए। इस सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का मतलब क्या है? क्योंकि इस दौरान कोई भी बैंकिंग कर्मचारी, अधिकारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। तो इस उपयोगिता सेवा के तहत कोई भी बैंकिंग कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, भारत को आपातकालीन ज़रूरतों पर पूरा करने के लिए 16,700 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। इससे पहले विश्व बैंक ने भी भारत में आपातकालीन ज़रूरतों के लिए 7,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। तो एडीबी ने हाल ही में भारत के लिए कितने करोड़ की मदद करने की घोषणा की है? तो 16,700 करोड़। तो 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 बिलियन को ऋण को मंजूरी दी है। तो ये है ऋण को मंजूरी और ये है मदद। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है दोस्तों, कि 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी दी? तो $1.5 बिलियन। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जब जानते होंगे कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। पशु अधिकार संस्था पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो नवीन पटनायक को, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। उन्होंने क्या किया? तो कोविड-19
लॉकडाउन के दौरान पशुओं को खिलाने के लिए राहत कोष में 54 लाख रुपए आवंटित किए थे। तो 54 लाख रुपए राहत कोष में अलग से पशुओं के लिए उन्होंने रखा था, जिस कारण पेटा ने उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले विराट कोहली को भी पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। अब आगे बढ़ते हैं। खेल घटना चक्र में सबसे पहला पॉइंट है कि 2022 में एशियाई खेल के लिए चीन में एक डिजिटल समारोह का आयोजन किया गया था। तो 2022 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हांगजू चीन में किया जाएगा। हांगजू चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 3 शुभंकरों को चुना गया है। ये तीनों शुभंकर एक स्पोर्टी रोबोट है जिसका नाम है कांगकोंग, लियानियन और चेनचेन। ये 3 शुभंकर चुने गए हैं 2022 में होने वाले एशियाई खेल के लिए। वहीं 20वां एशियाई खेल 2026 में नागोया में जापान में आयोजित किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगजू चीन और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान। दोनों बिंदुओं को दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 नवंबर-दिसंबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत में आयोजित किया जाएगा नवंबर-दिसंबर के माह में, क्योंकि इसका पहले आयोजन फरवरी 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए इसका आयोजन टाल दिया गया है और इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2020 में भारत में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई युवा खेल नवंबर 2021 में चीन में आयोजित किया जाएगा। तो एशियाई युवा खेल को भी नवंबर 2021 में बढ़ा दिया गया है और यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन में आयोजित किया जाएगा। 2021 में होने वाले पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सर्बिया को मिल गई है। हाल ही में भारत जो मेजबानी की राशि नहीं दे सकने के कारण इसकी मेजबानी भारत से छीन करके सर्बिया को दी गई है। तो कब? तो 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन अब सर्बिया करेगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस एवं उनके थीम। सबसे पहले है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, जिस कारण प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स के थीम के साथ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम था साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। यह इसका थीम है, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस के रूप में कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इसका 2020 में थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल, आप जानते हैं 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। आप सोच रहे होंगे कि पिछले वर्ष भी यही थीम था। तो जी हाँ दोस्तों, 2021 तक 3 वर्षों के लिए यही थीम बना दिया गया है। 2019, 20 और 21 3 वर्षों के लिए जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यही है विश्व मलेरिया दिवस का थीम। और भारत ने 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ अप्रैल माह का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो और यह हमारा करंट अफेयर्स PDF आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा।
एडिटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।